अस्सलाम स्टूडेंट्स। इक्विंग ग्रीन अभी पीसीटीबी की नई बुक। इसमें ये यूनिट 6 है। पहले जो बुक आई थी जो मौजूद थी अपना इंटरनेट पे वो फॉलो की जा रही थी, तो वो यूनिट 3 था। हमने कुछ टॉपिक जो ये थे तमाम पढ़े थे, लेकिन कुछ तो नहीं तब्दीली अपडेट है, तो हम भी अपने लेक्चर अपडेट कर रहे हैं उस हिसाब से। तो आज यूनिट 6 है ये, द इक्विंग ग्रीन, ये पॉम है। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें वो भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जो नया लेक्चर हम अपडेट कर रहे हैं उस पर अपडेटेड का वर्ड होगा, लोगो में लिखा होगा, उसको जरूर देख लिया करें। और जो लेटेस्ट आ रही हैं वो बिल्कुल जो पीसीटीवी की वेबसाइट पे वेब ई बुक मौजूद है या मार्केट में, उसके मुताबिक जो आप लोग पढ़ रहे हैं टीचर साहबान, इसलिए कन्फ्यूजन अब दूर हो जानी चाहिए। तो आइए आज हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो पीसीटीवी की जो अभी नई बुक आ चुकी है ऑफिशियली। तो इसमें द इक्विंग ग्रीन, गूंजता हुआ गूंजता रंग सब्ज, ग्रीन कहते हैं सब्ज को, ठीक है जी। ये देखिए ये अपनी बुक है, और ये साथ साथ के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं हमने। तो बिट्स का प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। हमारी कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा आपकी असिस्टेंट की जाए, और ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ले सकें, नॉलेज भी कर सकें। ये एक आम सा स्टूडेंट जो अर्न स्टूडेंट है उसको भी मदद रख रहे हैं हम लोग, जो अच्छा स्टूडेंट है वो भी इससे गेन कर सकता है, और असातिज़ा किराम से भी, किराम के लिए भी ये मुफीद मटेरियल है। तो ये विलियम ब्लैक है, 1757 टू 1757 टू 1827। याद रखें, जब ये ब्रेकर्स में लिखा होता है, ये होता है, ये ईयर होता है पैदाइश का, और ये होता है डेथ का। ठीक है जी, ये इतने ऐसा वो याद में जिंदगी गुजारी उन्होंने। तो सबसे पहले हम हमेशा प्री रीडिंग के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये गूंजता सब्ज रंग या गूंजता हुआ सब्ज रंग, सब्जाजार। तो ये प्री रीडिंग के क्वेश्चन सामने हम आ रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इमेजेस इमेजेस आर फीलिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए ग्रीन फील्ड और ए पार्क। ये देखिए, ठीक है जी। इमेजेस कहते हैं तस्वीर, जो आर फीलिंग, इस साथ को कहते हैं कम टू योर माइंड, दिमाग में आना। व्हेन, जब, यू थिंक, आप सोचते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऑफ ए ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड सब्ज मैदान को कहेंगे फील्ड, और ए पार्क या पार्क। आप लोग मैदानों में जब जाते हैं खेलने तो वहाँ पर ग्रास महसूस होता है, या आप पार्क में गए तो वहां पे भी ग्रासी पार्क और इस तरह के आपका वो है। तो ये अभी क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रीडिंग में पूछा जा रहा है, अभी हमने फॉर्म तो पढ़नी है। तो इस हवाले से जब आप साबुत मैदान या पार्क के बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में कौन सी तस्वीर या एहसास आते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने इसका अपनी तरफ से आंसर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। अगर आप खुद चाहें तो अपना भी बना सकते हैं इस हिसाब से। तो हम इसको पहले डिटेल करा लेते हैं, आइए देखते हैं। When I think of a green field or a park, I picture wide open spaces filled with lush grass, gentle breezes, tall shady trees, colorful flowers, chirping birds, and families enjoying themselves. It brings a sense of calm, freshness, and pure happiness to my heart. जी, तो क्या आंसर भी इसका हुआ? व्हेन आई थिंक, जब मैं सोचता हूँ, ठीक है जी, ग्रीन फील्ड और पार्क। आई पिक्चर, यानी कि मैं तस्वीर लाता हूँ या तस्वीर जहन में लाना, ठीक है, तस्वीर बनाता हूँ किस चीज की? वाइड ओपन स्पेस, यानी कि खुली जो ओपन स्पेस होती हैं, खुली स्पेस है, फील्ड में जो लश ग्रीन होता है, बिल्कुल हरा भरा लहलहाता, जेंटल हल्की हवा, टाल शेडी ट्रीज, लंबे सायादार दरख्त जिसे कहते हैं, कलरफुल फ्लावर, रंग बिरंगे जो फूल होते हैं, चिरपिंग बर्ड, परिंदों का चहचहाना, फैमिली एंजॉयिंग देमसेल्फ, यानी कि फैमिली जो होती है, खानदान आते हैं जैसे पांच जय कर। इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ काम, यानी कि brings में लाता है, ठीक है। काम कहते हैं जी सुकून को, फ्रेशनेस कहते हैं ताजगी को, एंड प्योर हैप्पीनेस, खास खालिश खुशी जो होता है एहसास, ठीक है जी, बाई हार्ट, दिल में। तो जब मैं किसी सरसब्ज मैदान या पार्क के बारे में सोचता हूँ तो मैं सरसब्ज घास, हल्की हवा, लंबे सायादार दरख्तों, रंग बिरंगे फूलों, चहचहाते परिंदों और खानदान से भरी हुई वसी खुली जगहों को देखता हूँ। ये मेरे दिल में सुकून, ताजगी और खालिश खुशी का एहसास दिलाता है। तो ये है इसका ट्रांसलेशन ऑफ आंसर। आपको उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। प्री रीडिंग भी हम आंसर एड्रेस कर रहे होते हैं ताकि हमारे
स्टूडेंट्स लर्नर और जो देख रहे हैं हमारे, उनके लिए आसानी रहे और वो नॉलेज भी गेन करें, और एग्जाम में भी अगर इसके क्वेश्चन आ जाए तो वो एड्रेस कर सकें। तो सेकंड क्वेश्चन ये है जी, हाउ इम्पोर्टेंट आर ग्रीन स्पेसेस। अब ये देखिए, पार्क्स, गार्डन्स, कॉन्ट्रीसाइड्स फॉर पीपल्स हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग। ये देखिए, तो इम्पोर्टेंट कहते हैं अहमियत को। ग्रीन स्पेसेस जो होती हैं वो सब जगह हैं। पार्क, आपको पार्क होते हैं, गार्डन बागात, और कंट्री से देहाती इलाके होते हैं। हैप्पीनेस खुशी और वेल बीइंग फलाह बहबूद, लोगों की खुशी और फलाह बहबूद ये सब जगह, यानी कि पार्क बागात दही इलाके कितने अहम हैं। तो इसके लिए भी हमने ये देखिए सामने आंसर दिया हुआ है, और फिर ट्रांसलेशन भी की हुई है। तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करा लेते हैं और फिर ट्रांसलेशन देख लेते हैं जी। इसको अभी रीड आउट कराते हैं जी हम अपने डिजिटल टूल से, ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन भी वक्त वक्त बेहतर होती रहे। हमारा यही मकसद है। Green spaces such as parks, gardens, and the countryside are very important for people's happiness and well-being. They provide a natural environment where people can relax, walk, exercise, or spend time with family and friends. These spaces reduce stress, improve mental health, and offer a break from the noise and pollution of cities. Nature has a healing effect on the mind and body, making people feel more peaceful, energetic, and happy. जी, तो इनके कुछ मीनिंग भी देख लेते हैं। जो मुझे कंट्री साइड कहते हैं, देहाती इलाका, और स्पेसिस जगह में रिलीज थोड़ा कम करना। ठीक है जी, स्ट्रेस में जोर देना, इम्प्रूवमेंट बेहतर करना। यहाँ पर स्ट्रेस तनाव को कहेंगे, वैसे जोर देना भी होता है। मेंटल हेल्थ जो होता है, जहनी जो हालत है आपकी, जहनी हालत को कहते हैं। हीलिंग इफेक्ट, जैसे यानी कि किसी चीज का बेहतर होना, शफा बख्शना सपने। और एनर्जेटिक जो तवानाई के वाले तवाना, पीसफुल पुरअमन होता है। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, नीचे जो लिखी हुई है। हमने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। पार्को बागात दही इलाकों जैसी सब्ज जगह लोगों की खुशी और फलाह बहबूद के लिए बहुत अहम है। वो एक कुदरती माहौल फराहम करते हैं जहाँ लोग आराम कर सकते हैं, चल सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, या खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। ये जगह तनाव को कम करती है, जहनी सेहत को बेहतर बनाती है, और शहरों के शोर आलूदगी से वक्फा पेश करते हैं। फितरत, दिमाग और जिस्म पर शफाफ बख्श असर डालती है, जिससे लोगों को ज्यादा पुरअमन, तवाना और खुश महसूस होता है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन होगी आंसर की। तो ये देखिए, हम बिल्कुल तरतीब से जो अभी ये बुक है उसको उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, प्री रीडिंग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब इसमें आप सबसे पहले पोइट जो है ना, विलियम ब्लैक के हवाले से कुछ बताया गया है, तो ये भी हमने यहाँ लिखा, और फिर इसका ट्रांसलेशन उर्दू कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो लिखा गया है उसको हम प्रोनाउंस करा लेते हैं जी। William Blake, 1757 to 1827, was an English poet and painter, known for his unique and visionary work. He wrote The Echoing Green, a poem that reflects themes of innocence, nature, and the cycles of life. In this poem, he expresses the joy and innocence of children's early life experiences and appreciates nature in simple words. Blake often combined his poetry with illustrations, creating a blend of visual and literary art. लिटरेरी आर्ट, अदबी जिसे आर्ट कहते हैं, लिटरेरी वर्ड है। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग देख लेते हैं। इंग्लिश पोएट कहेंगे जी, अंग्रेज शायर। पेंटर मुसव्विर को कहते हैं जो पेंटिंग करते हैं। तो इसी तरह यूनिक, जिसे हम कहेंगे मुनफरिद, और विजनरी, विजन वाला, बसीरत वाला, दूरंदेशी वाला काम, इनोसेंस मशहूरियत को कहते हैं। साइकिल ऑफ, जिंदगी का दायरा या चक्कर कहेंगे। एक्सप्रेस बनना, इजहार करना, विदाहत करना। अप्रिशिएट, पसंद करना। एक्सपीरियंस, तजर्बात या तजर्बा करना होता है। अलेस्ट्रेशन, विदाहत देना। कंबाइन माना मिलाना, मिलाया। ठीक है जी। ब्लेंड ऑफ विजुअल, यानी कि बसरी जिसे हम कहते हैं, देखने वाला को। विलियम ब्लैक 1857 से 1827 एक अंग्रेजी शायर मुसव्विर थे जो अपने मुनफरिद और दूरंदेश काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने द इक्विंग ग्रीन नामी एक नज़म लिखी जो मासूमियत, फितरत और जिंदगी के दायरे के बावजूद की अक्कासी करती है। इस नज़म में वो बच्चों की अपनी जिंदगी के तजुर्बात की खुशी और मासूमियत का इजहार करते हैं और सादा अल्फाज में फितरत की तारीफ करते हैं। ब्लैक ने अक्सर अपनी शायरी को तस्वीरों के साथ जोड़ दिया है। ठीक है ना जी। जैसे बसरी और अदबी इम्तजाज, इम्तजाज का इम्तजाज
यानी कि मिलाप पैदा होगा। ठीक है, ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम अब ट्रांसलेशन देखने लगे हैं, जो इनकी उर्दू में हर जो जो हम लाइन पढ़ेंगे जो मिसरा है, तो फिर हम वाइल रीडिंग के भी क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ। तो सब आइए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्टैंजा वन है। यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 लाइन है। जो 3 6 9 10 लाइन का ये स्टैंजा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, फिर लाइन बाई लाइन का इनके मीनिंग देखेंगे और अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे और ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे। दी द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज, द merry bells ring to welcome the spring, the skylark and thrush, the birds of the bush sing louder around to the bells cheerful sound, while our support shall be seen on the echoing green। इक्विंग ग्रीन ये टाइटल भी है पोम का, जो कि गूंजता शब्द रंग है, यानी कि गूंजते शब्द रंग पर या शब्दाधार पर। ठीक है जी। तो आइए अब हम इनकी वन बाई वन ये देखते हैं। अब इसकी सबसे पहले तो हमने अपने हमेशा की तरह जो नोट्स बनाए हुए हैं वर्ड्स भी हम निकाल लेते हैं, उनके मीनिंग भी देखते जाते हैं ताकि आपके नॉलेज के ये भी इजाफा हो। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हर किस्म के स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ ना कुछ ये ऐड कर रहे हैं। जहाँ प्रोफेशनली कॉलेजेस एकेडमीज वगैरह में स्कूल में पढ़ रहे होते हैं प्रोफेशनली, तो ये चीज़ें आपको जो स्टूडेंट्स थोड़े वीक है या जो इनहांस करना चाहते हैं नॉलेज, और उनको एक डिफरेंट वे में घर बैठे हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक फिर मुरफरद अंदाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोनाउंसिएशन प्लस ये चीज़ें ऐड करके ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। और अगर आपको ये कागज अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, फीडबैक दें, इम्प्रूवमेंट हम करते रहते हैं। और साथ साथ अगर आप रब्ता करना चाहें, नोट्स पर मंगवाना चाहें बेट्स के, तो वो भी आप भेज सकते हैं जी। सूरज तलू होता है, द सन डज अराइज। ठीक है जी। ये देखिए जी, अब सन डज अराइज, ये देखिए अराइज होता है उठना या बढ़ना, उठना, तलु होना। वर्ब फेल है, एनर्जी एमर्ज होता है, जहर होना, गेट अप जागना, फॉल गिरना, लाई डाउन लेटा। याद रखिए ये एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स मुतरादिफात एज कलाम पैसा स्पीच है। ये क्या है? फेल है। और इंग्लिश भी हम लोग देख लें। और फिर इसमें उर्दू भी मीनिंग लिखा हुआ है, और ये पहला हो गया डज अराइज। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या? सूरज, सन, दी जो है ना, ये डेफिनेट आर्टिकल है, सूरज के साथ लिखा हुआ है। डज जो मुझे करना है, वैसे ज्यादा किसी पर जोर देना हो तो उसके लिए टू का इस्तेमाल पहले कर देते हैं। अराइज भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा वो फेल है, मेन फेल है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज भी लिखा हुआ है। तो पोएट्री का अपना स्टाइल होता है, तो इसका मतलब सूरज तलू होता है। ठीक है। ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का टेंस है। एंड मेक हैप्पी द स्काईज, और यहाँ पे स्काई होता है एक आसमान, अगर ज्यादा हो तो उसको हम आसमानों को खुश करना भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये प्लुरल यूज हुआ है। एंड और मेक माना बनाना भी होता है, मेक हैप्पी। देखिए ये यहाँ पे भी एक हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेक हैप्पी खुश करना आ गया है, द स्काईज, अराइज और स्काईज। ठीक है जी। तो हैप्पी भैया खुश होता है आसमानों को, और आसमानों को खुश करता है मेरी, एंड मेक हैप्पी द स्काईज। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन है, और मेक करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और आसमानों को खुश करता है, यानी कि सूरज तुलू होता है और आसमानों को खुश करता है। द मेरी बेल्स रिंग, मेरी वजह खुश होता है। एडजेक्टिव है चेयरफुल खुश मिजाज, जॉयफुल शाद, ये सर्वनाम एंटोनिम सैड एंड ग्लोमी उदासी। बेल्स कहते हैं रिंग। आपने सुना बेल, आप स्कूलों में होते तो घंटी बजती है, तो कभी तफरी टाइम हुआ, छुट्टी का टाइम हुआ, तो बहुत से वाकिफ होंगे इन बेल से। घंटिया नॉन, इस ये है, नॉन है। और चाइम्स है घंटियों के बाद, और रिंगर्स कहते हैं घुंघरू, और साइलेंस जो खामोशी, जो पाँव में पहने घुंघरू, उनकी एक आवाज होती है, रिंगर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह रिंग बजने को कहते हैं, फेल है वर्ब है, चाइम बजना, बजना, और म्यूट खामोश, एंड क्वाइट खामोशी। तो द मिली बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। अब मिली में खुशी की घंटियां,
बैल्स कहते हैं खुश खुश, मेरी खुश को कहते हैं खुश खुश घंटियां, खुशी की घंटियां रिंग बजती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और ये दी आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल टू वेलकम द स्प्रिंग, मौसम बहार का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है ना, ये देखिए स्प्रिंग बहार कहते हैं नाउन है, और ब्लॉसम या ब्लूम फूलना और खिलना, ऑटम खाना और विंटर सर्दी। तो मकसद है खुशी की घंटियां बजती है मौसम बहार का इस्तेमाल करने के लिए। तो जो विलियम ब्लैक है बड़े तरीके से तालमेल के साथ लिख रहे हैं, ये रिंग और स्प्रिंग, तो ये राइमिंग स्कीम मान रही है, याद रखें आगे इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है। तो ये काफी आखिर में वर्ड बाई वर्ड देखते हैं एंड में। द स्काई लार्क एंड थ्रश, ये लार्क, स्काई लार्क आसमानी चिड़िया को कहते हैं, नाउन है, बर्ड परिंदा है, और लार्क चिड़िया को कहते हैं, थ्रश एक चिड़िया होती है, नाउन, और सॉन्ग बर्ड गाने वाली चिड़िया, और परिंदा बर्ड। ठीक है ना। और द बर्ड्स, अच्छा द स्काई लार्क एंड, देखिए दो, एक आसमानी चिड़िया और ये तोती बोलते हैं, आसमानी तोती, ठीक है ना, ये थ्रश, ये परिंदों के हवाला दिया जा रहा है। द बर्ड्स ऑफ द बुश, देखिए बुश कहते हैं झाड़ी को, नाउन इसमें श्रब झाड़ी, एंड हैज बर्ड ट्री दरख्त, एंड फील्ड मैदान। ठीक है जी। तो अब देखिए बर्ड्स क्या है, परिंदे, ऑफ द बुश यानी कि झाड़ियों के परिंदे या झाड़ी के परिंदे, ये आसमानी चिड़िया और तोती झाड़ी के परिंदे, रश और बुश ये राइमिंग स्कीम है जो हम जो काफिया बन रहे हैं। तो नेक्स्ट है जी, सिंग लाउडर अराउंड। लाउडर अराउंड क्या होता है जी, लाउडर ऊंची आवाज में, ठीक है, अराउंड इर्द गिर्द चारों तरफ, सिंग गाते हैं या गाएं, चारों तरफ ऊंची आवाज में गाएं या गाते हैं। ठीक है जी, सिंग मजा, सिंग लाउडर अराउंड या गाएं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ सिंग गाना आ गया। तो टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, घंटी की खुशगवार आवाज के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ हुआ है, जिसका मतलब ताकि चीयरफुल, ये देखें, या खुश मिजाज। एडजेक्टिव है जॉयफुल शाद, एंड हैप्पी खुश, सैड उदास, एंड अपसेट परेशान। ये एंटोनिम सिनोनिम और पार्ट्स ऑफ स्पीच। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, आवाज, घंटियों की खुशगवार आवाज के लिए, चारों तरफ आवाजें गाए, ऊंची आवाज में गाए घंटियों की खुशगवार आवाज के लिए। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। While our supports shall be seen on the echoing green, echoing होता है गूंजता हुआ, गूंजना। तो वर्ब है, एडजेक्टिव है, सिफत या फेल है, हो सकता है, रिजाउंडिंग गूंजदार है, रिपीटिंग दोहराना है, साइलेंट खामोश है, क्वाइट पुरसकून है। तो ये हमारा पहला, इसके मीनिंग हमने सारे देख लिए हैं, यहाँ पर आप देख लेते हैं। वाइल आवर सपोर्ट्स, सपोर्ट्स कहते हैं जी खेलों को, खेलों के मैदान को, खेलों के हवाले से जो कुछ चल रहा होता है, उस हवाले से ये बात की जा रही है कि हमारे जो सपोर्ट्स हैं और खेले हैं, गेम्स हैं, तो शैल बी सीन, देखे जा सकते हैं ऑन द इक्विंग ग्रीन। इक्विंग ग्रीन का मतलब है गूंजता जो है ना सब्जाजार, तो ये उस हवाले, उस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो पोइट का आप अगर क्लियर देखें, एक तो रैमिंग स्कीम हमेशा देखें, जो कि काफिया जो आवाज आ रहा होता है, ठीक है ना, तो उसको हर हर देखें, तो ये आराम से ये ए बी, सॉरी, तो आ बी बी सी सी, इस तरह के यानी कि नए नए वर्ड आ रहे हैं, लेकिन सेम रिपीट हो रहे हैं, उनकी आवाज़ रिपीट हो रही है आखिर में। अगर आप गौर करें तो रैमिंग स्कीम इस तरह बनेगी। आप इसमें देखें, एक तो सब्जा का रियल लाइफ से ताल्लुक बताया जा रहा है, आगे कॉन्टेक्स्ट जो अपना एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड भी किया हुआ है, इस फॉर्म का आप देख सकते हैं, उसमें इन डेप्थ में फिर हमने ये समझाया हुआ है। लेकिन अभी क्योंकि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, और फिर इसका मकसद क्या है, किस तरह वो इनको डिपिक्ट कर रहे हैं कि भाई ग्रीनरी है, और इसमें सूरज तलू होता है, और फिर किस तरह, हाँ हाँ, परिंदे, बर्ड्स वगैरह ये चहचहा रहे हैं, और ये झाड़ियों वाले परिंदे, स्काई लार्क हो गया, थ्रश हो गया, ये तोती वगैरह, आसमानी तोती जैसे बोले, तो ये किस तरह वो कर रहे हैं। तो ये सारे फिर ये खेल का जिक्र है कि खेल गेमें खेली जा रही हैं, गेम हो रही हैं, तो वो किस तरह चल रहा है गेम्स के हवाले से, तो वो देख रहे हैं आप। तो इसी तरह आप आखिर में इक्विंग ग्रीन है ये, यानी कि गूंजता हुआ सब्जाजार है। तो ये होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमारी कोशिश भी यही है
कि आपको बड़ी आसानी से, बड़े इजी वे से सारी चीज़ें ये समझाते रहें, बताते रहें, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, आसानी हो, अंडरस्टैंड कर सकें। तो होपफुली आपने इसको गेट कर लिया होगा। जो पहला स्टैंड है, 10 लाइन है, 10 मिसरे जिसे हम कह सकते हैं, उर्दू के हिसाब से एक मिसरा एक लाइन होता है, बंद कहते हैं, इसकी 10 लाइनें हैं। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। जी, ये फर्स्ट स्टेंजा हम कर चुके हैं जी। वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, ये दौरान मुताला, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। व्हाट इमेजेस ऑफ नेचर एंड कम्युनिटी लाइफ डू यू नोटिस? ये देखिए, यानी कि आप फितरत, यानी कि नेचर एंड कम्युनिटी, इज्तमाही जिंदगी या जो कम्युनिटी होती है लाइफ, जिंदगी की लाइफ, डू यू नोटिस, कौन सी तस्वीर देखते हैं? ठीक है, कम्युनिटी वैसे जो अवाम है, लोग हैं, ये भी कम्युनिटी जो मुतलका है उस पर मतलब कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इज्तमाही लाइफ या कम्युनिटी जिंदगी भी कह सकते हैं, उसके हवाले से बात की जा रही है। तो इसका क्वेश्चन है जो वाई रीडिंग का, इसको हम अभी रीड आउट करवाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं जी। We notice many beautiful images of nature and joyful community life. The poem describes the rising sun, singing birds, green fields, and children playing under the trees. We also see old people sitting and watching the young ones play. These images show a peaceful and happy life where nature and people live in harmony. जी, पीपल लिव इन हार्मनी, रहना यानी कि लिव मजा और रहता है, और हार्मनी मजा हम आएंगी। तो नोटिस मुशाहिदा करना कहते हैं। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, जॉयफुल, जिसे मतलब है खुशगवार, कम्युनिटी लाइफ, इज्तिमाही जिंदगी। डिस्ट्रिक्ट वजाहत करता है। सिंगिंग, गाना, चिल्ड्रन, बच्चे, वाचिंग, देख रहे हैं, यंग वन, वंस, नन्हे नन्हे बच्चे, यंग वन, नौजवान भी कह सकते हैं। कि खुश हम फितरत और खुशगवार इज्तिमाही जिंदगी की बहुत सी खूबसूरत तस्वीर देखते हैं। इस नजर में तलू होते सूरज, गाते परिंदे, रिंदू, हरे भरे खेतों और दरख्त के नीचे खेलने वाले बच्चों को बयान किया गया है। हम बूढ़े लोगों को बैठे हुए और नौजवानों को खेलते हुए देखते हैं। ये तस्वीर एक पुरअमन खुशगवार जिंदगी को जाहिर करती है, जहाँ फितरत और लोग हम आहंगी के साथ रहते हैं। जी, यहाँ पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और फितरत का एक नज़ारा भी है, खूबसूरत इंतजाज है। तो ये फिर ओवरऑल जो इज्तिमाही जिंदगी है या कम्युनिटी लाइफ है, उस हवाले से बड़ी खूबसूरत डिपिक्शन है, जो आपने आंसर भी दे दिया हुआ है। तो हम अब नेक्स्ट अपने स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उसको रीड आउट कराते हैं, फिर इनके लास्ट टाइम हमने उसकी ट्रांसलेशन की है। पहले स्टैंडर्ड की इस तरह करते हैं जी। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the equine green. जी, तो सबसे पहले हम अपने जो स्टैंडर्ड 2 के हैं वो मीनिंग भी यहाँ पे देख लें। ये हमारे पास है तो हम देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। ओल्ड जॉन, जॉन एक नाम है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा बुजुर्ग जान या बुजुर्ग जान। विद वाइट हेयर, ठीक है जी। वाइट बना किस कहते हैं? सफेद को। है ध्यान, जब बुजुर्ग होते हैं, मतलब बूढ़ा होते हैं, तो बाल सफेद हो जाते हैं। विद बना प्रपोजिशन साथ, बूढ़ा जान सफेद बालों के साथ। तो इस मेरे ख्याल में लैंड को समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। डज लाफ अवे केयर, जी, या लाफ अवे से मतलब है हंस कर खत्म कर देना। देखिए जी, कभी कभी मुस्कुरा देना, लाफ अवे, हंसना, इंसान बहुत परेशानी में होता है। बुजुर्गी में जब बंदा वक्त के साथ गुजरता है, तो बुजुर्ग, आपको पता है, अक्सर उनके पास जिंदगी ऐसे तल्ख तजर्बात होते हैं, और फिर वो जिंदगी भी ढाल रही होती है। तो ये बड़ी खूबसूरती से इस फॉर्म में विलियम ब्लैक सूरज से तलू को बच्चों के साथ तस्वीर दे सकते हैं। जो जो बोलता है जवानी, फिर अधीर उम्र, फिर बुढ़ापा, और जब आखिर में आप देखेंगे तो ये बड़ी खूबसूरत, फिर इसमें फितरत के नज़ारे, परिंदे, सब चीजें दिखाई बताई गई हैं। तो अब यहाँ पर जो बूढ़े जान क्या है उसका एक वो यहाँ पे जिक्र शुरू किया है, और उन्होंने तो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे कहते हैं डज लाफ अवे। ये देखिए, हेल्प एक बार में लाफ में यहाँ हंसना, अवे हंसकर खत्म करना होता है। केयर, केयर में फिक्र, ख्यालात, जो भी सोचे हैं, क्या हंसी गमे फुला देती है, या हंसी गमों को भुला देती है। केयर
डज लाफ अवे, यानी कि हंसकर खत्म कर देती है केयर को, सोचों को, ख्यालात को, समथिंग, परवाह को। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए लाफ अवे हंसकर खत्म करना, वर्ब फ्रेज है, फेली तकरीब तरकीब, फॉरगेट भूल जाना, डिसमिस नजरअंदाज करना, डुएल ऑन सोचते रहना, रिग्रेट अफसोस करना, केयर परवाह नाउन और वर्ब है, फेल या इसम, कंसर्न तशरीह, अटेंशन तवज्जो, ये आपका सिनोनिम्स और ये आपका पार्ट स्पीच हो गया। और एंटोनिम्स क्या है जी? निगलेक्ट लापरवाही एंड इग्नोरेंस नजरअंदाज। तो ठीक है जी, अब आप क्लियर हो गया कि जब बंदा मतलब कि हंस रहा है तो बहुत सी अभी तवज्जो ख्यालात भी पीछे छोड़ रहा है, तो इसलिए क्या हंसी गम भुला देती है, इस तरह का मीनिंग सोच सकते हैं, या उसको वो भुला रहा है समथिंग, इस हवाले से ये मतलब दिया जा रहा है। सिटिंग अंडर द ओक, बलूत, शाह बलूत एक मशहूर ड्राफ्ट जो एक स्ट्रेंथ की अलामत है बहुत से ममालिक में और बहुत सी कौमों में, और बड़ी ताकत और नॉलेज की ये तौर पर लिया जाता है। सेटिंग अंडर द ओक, बलूत के दरख्त के नीचे बैठे हुए, अंडर नीचे ओक। ओक कहते हैं जी बलूत का दरख्त नाउन है, और ट्री दरख्त है, और हार्ड वुड सख्त लकड़ी। इसका एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम मौजूद है। तो क्या सेटिंग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, अंडर नीचे और बलूत के दरख्त नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आपको उम्मीद अंडरस्टैंड होगी कि अमॉन्ग द ओल्ड फोक, बुजुर्ग आदमी, पुराने लोगों में, या बुजुर्गों में भी कह सकते हैं, ओल्ड फोक में बुजुर्ग भी कह सकते हैं, या पुराने लोग जो बूढ़े हो चुके हैं। फोक में या लोग, इसमें नाउन पीपल, लोग, कम्युनिटी बिरादरी है भी कहते हैं, और आपकी आबादियों को जो मखसूस आबादी है। स्ट्रेंजर अजनबी, आउटसाइडर बाहर वाला। तो क्या इसका बनेगा जी? पुराने लोग में, अमॉन्ग, ये देखें ओल्ड फॉक, एक होता है बिटवीन, वो दो के अफराद के दरमियान हो, अमॉन्ग द ओल्ड फॉक यानी कि बूढ़े लोगों के साथ। अब ये बता रही है ये लाइन कि बूढ़ा जॉन बूढ़े लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ बैठा हुआ है, किसके? बलूत के दरख्त के नीचे में, और अपनी हंसी के जरिए वो अपने गम भुलाए हो गए, क्योंकि वो बड़ा खुशगवार देख रहा है, तो इस तरफ ये बात जा रही है। तो आप जुड़े रहे, इन लाइनों को समझते रहे। दे लाफ एट आवर प्ले, वो हमारे खेल पर हंसते हैं। आप देखें जी, लाफ हंसना होता है, वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है एट पर, आवर प्ले हमारे खेलों पर, वो हमारे खेल पर हंसते हैं। दे वो, ये प्रोनाउन है, ठीक है जी, इसका इशारा है बुजुर्गों की तरफ, वो देखकर हंस रहे हैं, इसलिए तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं। एंड सून दे ऑल से, और जल्द ही वो सब कहते हैं। ये पोइट बड़े खूबसूरत अंदाज में उसकी तरफ लेके जा रहा है लवर्ड्स कई बार लैन को, एंड सून, और जल्द ही, दे ऑल से, वो तमाम से कहते हैं, वो जल्दी वो सब कहते हैं, तो ये क्लियर है बुजुर्ग है। सच सच वर्दत जायज, अब वो रिकॉल कर रहे हैं पास्ट को अपनी को, ठीक है ना। जायज में खुशियां होती है, और आपका नाउन है इसम, प्लेजर हंसते, और डिलाइट्स खुशियां। सौरोज गम होते हैं, गरीफ रंज। यूथ टाइम जवानी का वक्त, इसम नाउन है, यूथ जवानी, एडोलेसेंस नौमरी, ओल्ड एज बुढ़ापा, एंड सीनियरिटी बुढ़ापे को कहते हैं या कमजोरी को कहते हैं, ठीक है जी। तो ये मीनिंग आगे यहाँ पे यूथ टाइम यूज हुआ है, हमने पढ़ दिया पहले ही, बहरहाल एनी हो। हाँ, तो सच सच यानी कि इस किस्म की, सच सच मतलब बता रहे हैं कि ऐसी खुशियां, इस तरह की वर थी, जॉय, ऐसी ही खुशियां थी। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, यानी कि तमाम लड़कियां और लड़के, जब हम सब लड़कियां और लड़के। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉय, ये इस लाइन का मतलब क्लियर है जी, गर्ल्स बने लड़कियां और लड़के। इन आवर यूथ टाइम, यूथ टाइम ये जवानी के बाद, वर सीन, ये पैसे वैसे का फिक्र यूज कर रहे हैं। वाज वर का तीसरी फॉर्म, इसी में देख रहा, थर्ड फॉर्म है, हमारे जवानी के जमाने में देखी जाती थी, वर सीन, ठीक है, बड़ी क्लियरिटी से ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। ऑन द इक्वेंगरीन, पूछते हुए शब्द, ठीक है जी। बड़ी देखिए खूबसूरती से, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे हमने दे दिया हुआ है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड है, क्योंकि तीन ही स्टैंडर्ड है, तो ये हमारा दूसरा है। तो सिंपल मैं अल्फाज में दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बूढ़ा जौन है जो सफेद बालों के साथ है, सफेद बाल है उसके, और वो हंसता है तो उसके गम भूल जाता है, ठीक है जी, भुला दे रहे हैं, साहब जरा बुढ़ापे में बैठे हुए बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वैसे बंदा फिक्र में हो तो बाहर किसी खुशी में हंसते तो बहुत सी चीजें अंदर की वो भुला देता है, फिक्र गम वगैरह। और वो बलौत के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और पुराने लोगों के दरमियान में है वो। अच्छा, अब वो बूढ़ों का जिक्र कर रहे हैं जी, जो बुजुर्ग है वो हमारे खेल पर हंसते हैं, इनके देख कर बच्चों के खेल पर, उसको अब शहर अपने आप को उस तरफ लेके जा रहा है, बच्चों की तस्वीर कर रहा है।
यानी कि वो बता रहा है और जल्दी वो सब कहते हैं, और तमाम वो फिर मिलकर सब ये कह रहे हैं ऐसी खुशियां थी सच। जब वो सब लड़के लड़कियां थी जब वो जवान थे, हमारी जवानी के जमाने में देखी जाती है कि हमारे जब जवान तो देखते थे तो कूदते हुए सब्जादार पे, जो पार्क या जो सब्जादार पे जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड स्टैंजा। तो अभी हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन आ गया जी वेल रीडिंग का। तो हम इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसका भी आंसर देख लेते हैं। How might these scenes be different if the environment were affected by problems like global warming and deforestation? तो डिफरेंट में मुख्तलिफ अफेक्टेड वार, ये पैसे में इसका फिक्र है, असरअंदाज होना, प्रॉब्लम मसाइल, ग्लोबल वार्मिंग आलमी इज्जत जो है, डिफोरेस्टेशन जंगलात की कटाई। अगर माहौल ग्लोबल वार्मिंग और जंगलात के जैसे मसाइल से मुतासर होता है तो ये मनाजिर कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमने लिख लिया, आइए रीड आउट कराते हैं। Answer. If the environment were affected by problems like global warming and deforestation, these peaceful scenes would be very different. The green fields might turn dry and brown, the birds may stop singing due to loss of trees, and the fresh air would be replaced with pollution. Children might not have safe and clean places to play, and old people would not enjoy the outdoors. Overall, the beauty and harmony of nature and community life would be lost. जी, तो ओवरऑल द ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर एंड कम्युनिटी लाइफ वुड बी लॉस्ट। तो इसमें एक खत्म हो जाएगी। तो कुछ मीनिंग, अगर मुश्किल पीसफुल और अमन है, रिप्लेस में तब्दील करना, तब्दील किया, आउटवर्ड बाहर, हारमोनिया आएंगी कहेंगे, कम्युनिटी आप इज्तमाही जो जिंदगी है। तो अगर माहौल ग्लोबल वार्मिंग और जंगलात की जैसे मसाइल से मुतासर होता तो ये पुरअमन मतलब बहुत मुख्तलिफ होते। सब्ज खेत खुश्क और भूरे हो सकते हैं, दरख्तों के नुकसान की वजह से परिंदे गाना बंद कर सकते हैं और ताज़ा हवा की जगह आलूदगी ले सकती है। बच्चों के पास खेलने के लिए महफूज और साफ जगह नहीं हो सकती है और बूढ़े लोग पैर से लुत्फ नहीं होंगे। मजबूरी तरफ फितरत इज्तिमाई जिंदगी की खूबसूरती और रंगी हो जाएगी। तो जी, ये था हमारा आज का ये फर्स्ट लेक्चर जो हमने देखा। हमने जो जो था कवर किया। तो पोइट के बारे में भी पढ़ लिया हमने। इसके अलावा हमने स्टैंजर्स की भी ट्रांसलेशन की, प्री रीडिंग के क्वेश्चन, वाइड रीडिंग की, और दो स्टैंजर की भी हमने यहाँ तक ट्रांसलेशन समझ ली और कर ली उर्दू में। तो अभी हम थर्ड से और ऑनवर्ड एंड करेंगे, आखिरी लेक्चर में ये कंप्लीट है, करेंगे ग्लसी तक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो कॉन्टैक्ट ये है bukharibids@gmail.com, मोबाइल नंबर 032051664143, और ये हमारा चैनल यूट्यूब जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप यहाँ समझ में आता है बिड्स की फॉर्म है। तो इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह।